तो हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था और इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड पर। तो यहाँ पर अभी आगे जो भी कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सब कुछ एकदम सिमिलर है जैसे हम लोगों ने पहले कर रखा है इसमें इलेक्ट्रोस्टेट में, ठीक है? बिल्कुल वैसे सारी चीजें रहेंगी, इसलिए समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और बिल्कुल सिमिलरिटी रहती है, तो आपको याद रखने में या फॉर्मूले याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट में कहते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, तो उस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का वो स्पेस जहां पर इसके जो रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स को फील किया जा सके, या हम किसी दूसरे पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को उस फील्ड के अंदर लेकर आते हैं, मतलब या जहां तक लेकर आते हैं वो उस पर एक फोर्स हम लोग फील कर सकते हैं, तो उसी को इसका क्या बोल दिया जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? तो वैसे ही बिल्कुल ग्रेविटेशन की कंडीशन में हो जाएगा कि अगर कोई भी मास है तो उस मास के चारों तरफ का वो स्पेस जहां पर हम इसके अट्रैक्शन फोर्स को फील कर सकें, क्योंकि यहां रिपल्सन फोर्स तो होता नहीं है, सिर्फ क्या रहता है? अट्रैक्शन। तो जो स्पेस, वो स्पेस जहां तक हम इसके अट्रैक्शन फोर्स को फील कर सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि दूसरे पार्टिकल को जब हम लाएंगे तो उस पर एक फोर्स फील हो, तो उस स्पेस को हम लोग क्या बोल देंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो लिख दिया गया, इट इज द स्पेस अराउंड द अट्रैक्टिंग पार्टिकल इन विच द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दैट पार्टिकल कैन बी एक्सपीरियंस, जहां तक हम इसके अट्रैक्शन फोर्स को फील कर पाए, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, तो फिर अगर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। In a gravitational field at a point, it is defined as the force experienced by a unit mass placed at that point. देखो वहां पर दो टर्म जो हम लोगों ने देखे थे कि ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ये दोनों टर्म किस लिए डिफाइन किए गए थे ये सब कुछ आपको बताया गया था। और वैसे बिल्कुल यहाँ पर भी, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स को डिफाइन करता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसको वर्क के लिए हम लोगों ने किया था। भाई फील्ड क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज ही तो था, मतलब एक तरह से फोर्स ही तो है, यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स। और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल की, तो वो वर्क डन था पर यूनिट चार्ज यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही डेफिनेशंस चलेंगे। In a gravitational field at a point, it is defined as the force experienced by unit mass placed at that point. जैसे मान ले ये कोई भी एक मास रख दिया गया और इससे r डिस्टेंस पर हमने एक दूसरा मास रख दिया, तो इस मास पर जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, वो क्या है? F। और अगर अट्रैक्शन फोर्स इधर है तो इसी डायरेक्शन में हम फोर्स पर यूनिट मास डिफाइन करेंगे और उसको हम क्या नाम देंगे? यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है? एक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू क्या हो गया? F अपान M। आप चेक करो जरा, यहाँ पर E इज इक्वल टू क्या है? F अपान M। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टेट की बात करें तो वहां पर E इज इक्वल टू क्या था? F अपान Q। वहां पर F अपान Q था, यहाँ पर F अपान M हो जाएगा। और अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखें, डायरेक्शन दोनों की सेम ही रहेगी, मैग्नीट्यूड लिखें तो E इज इक्वल टू F अपान M। अब फोर्स क्या हो जाएगा? तो दोनों मास के बीच का फोर्स, वही ग्रेविटेशन ला कि G m1 m2 अपान r स्क्वायर। तो m1 का मतलब यहाँ पर m है, इसका मास जो लिया गया कैपिटल M, तो G m इंटू m अपान r स्क्वायर। तो जहां पर ये F है उसकी जगह हमने रख दिया G mm अपान r स्क्वायर। तो यहां से ये जो m है ये हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा? E इज इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर। पहली बात आप देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। तो ये भी तो वैसे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ गया? G, और Q की जगह क्या आ गया? M अपान आर स्क्वायर। सब कुछ एकदम सिमिलर। लेकिन साथ में एक चीज और देखो, ये G डैश का फॉर्मूला है। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था G डैश जो होता है, तो वो G का फॉर्मूला पढ़ा था ना, G M E अपान आर ई स्क्वायर। लेकिन G डैश अर्थ सरफेस से कुछ हाइट पर, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पर, तो वो पढ़ा गया था G M E अपान आर स्क्वायर। बस M E यहाँ पर नहीं लिखा जा रहा है, कोई जरूरी थोड़ा कि अर्थ की ही बात करें, हम किसी भी पार्टिकल के लिए बात कर सकते हैं, कोई भी बॉडी है उसके ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जनरल फॉर्मूला क्या होगा? G M अपान आर स्क्वायर, दैट इज G डैश। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी पॉइंट पर जो एक्सलेशन ये जो है ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो किसके बराबर होगी? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। मतलब हमने क्या कहा? किसी भी पॉइंट पर अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा? उस पॉइंट पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा, दोनों इक्वल। तो चाहे E लिखो चाहे G लिखो, बात एक ही। लिख दिया गया, that is gravitational field intensity at a point is equal to the acceleration due to gravity at that point।
अगर हम बात करें क्वांटिटी की तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे वेक्टर क्वांटिटी थी वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर ग्रेविटेशनल फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। और E इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, तो आप डायमेंशन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। वैसे देखा जाए तो अगर आपको ये पॉइंट याद है कि ये E G के बराबर ही है तो डायमेंशन निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि डायमेंशन तो वही रहेगी ना एक्सलेशन वाली, LT टू द पावर -2। F अपॉन एम का m कैंसिल हो जाएगा, LT टू द पावर -2 बचेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर नल पॉइंट। नल पॉइंट के लिए कॉन्सेप्ट हम लोगों को जैसे इलेक्ट्रोस्टेट में बताया गया वैसे यहाँ रहेगा। नल पॉइंट का मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, इलेक्ट्रोस्टेट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड जहां पर जीरो हो जाए तो वहां पर हम लोग कह देंगे वो नल पॉइंट है। तो नल पॉइंट पर अगर आप कोई भी मास रखोगे तो उस पर क्या कोई फोर्स लगेगा? नहीं, क्योंकि अगर आप देखो तो E इज इक्वल टू क्या है, F अपॉन M। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू यहाँ पर E, ठीक है, इंटेंसिटी जो है, तो M इंटू E। तो अब आप सोचो कि अगर E ही जीरो हो जाए तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा फोर्स, ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे नल पॉइंट किसे कहेंगे, जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाए। इट इज द पॉइंट इन अ सिस्टम ऑफ मासेस where net gravitational field intensity is zero and therefore no net force is experienced by a mass when placed at this point, ठीक है। तो P पॉइंट पर अगर हम देखें, मान लेते हैं यहाँ पर हम पेयर ऑफ चार्जेस के लिए निकालना चाह रहे हैं कि पेयर ऑफ चार्जेस के लिए इंटेंसिटी कहां पर जीरो होगी। तो आप देखो यहाँ पर कि M1 से जैसे मान लिया x डिस्टेंस है, पूरी डिस्टेंस r है, तो M2 से r माइनस x हो जाएगा। तो M1 के कारण जो E होगा वो इधर नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ कोई रिपल्सन होता ही नहीं, अट्रैक्शन ही होता है। तो जो भी E1 है, मतलब जैसे नेगेटिव चार्ज होता है ना, वैसा काम करेगा। तो यहाँ पर अगर आप M1 के कारण देखो तो P पॉइंट पर जो E है वो इधर और M2 के लिए उसी डायरेक्शन में, ठीक, क्योंकि जिधर अट्रैक्शन फोर्स होगा उधर ही E की डायरेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर E1 और E2 बस हमें इक्वेट करें, तो पूरा कैलकुलेशन वैसे होगा, रिजल्ट भी वैसे ही निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखेंगे if point P is a null point, if point P is a null point, then at point P E1 is equal to E2। E1 is equal to E2। तो E1 क्या हो जाएगा, G M1 अपॉन एक्स स्क्वायर नोट कर लिया। तो बिल्कुल वैसे ही है सब कुछ, फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों को इक्वेट किया गया, तो E का फॉर्मूला वही GM अपान R स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा इधर से x है उधर से R माइनस x है, तो यहाँ G M1 अपान एक्स स्क्वायर G M2 अपान R टू द होल स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसफर किया, M1 नीचे ले आए, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, रूट लग जाएगा, 1 को इधर ले गए, प्लस हो गया, और देन x इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट M2 अपान M1, और ये डिस्टेंस कहाँ से, M1 से।
देखो अब यहाँ पर ऐसा तो है कि सिमिलर चार्ज का केस बने, अपोजिट चार्ज का, आउटवर्ड, इनवर्ड, ये सब कुछ नहीं यहाँ पर, बस एक ये सिंगल केस है। तो यहाँ पर एक चीज आप देखो कि अगर हमने M1 की साइड से निकाली है ये डिस्टेंस, तो M1 को नीचे रखा गया, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर M1 की साइड से निकाला तो M1 नीचे रख दो, M2 की साइड से निकालो तो M2 नीचे कर दो। ठीक आएगा तो वही सॉल्व होकर, अगर आप देखेंगे तो अगर आप इधर से x मान लो और इधर से r माइनस एक्स कर दो, तो वही चीज तो आएगी सॉल्व होगा कि अगर M1 की तरफ से M1 नीचे आ गया तो उधर से निकालोगे तो M2 नीचे आएगा। अब यहाँ पर हम ये चीज क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे आपको कोई भी प्लेनेट वगैरह के लिए दिया जा सकता है, जैसे क्वेश्चन देखेंगे आप सन और अर्थ के लिए, तो वहां पर आप सोचेंगे कि ये हम सब क्यों सोचें, अगर हमसे इधर से डिस्टेंस पूछी जाएगी तो हम सीधे r माइनस एक्स निकाल देंगे, x पहले निकालेंगे एंड देन r माइनस एक्स कर देंगे, लेकिन वो कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अगर आप डायरेक्ट किसी चीज को निकाल सकते हैं तो हम क्यों इतना वहां पर एफर्ट करें कि पहले हम x निकालें देन हम r माइनस एक्स करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको पता भी चल जाएगा, मतलब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं, बस ऐसे समझ लो कि हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे अगर आप ऐसे सोचो कि ये M1 है, ये M2 है और ये नल पॉइंट है, ठीक है, P हो गया, तो इधर से अगर हम डिस्टेंस को x1 कह दें, इधर से हम डिस्टेंस को x1 कह दें तो और इधर से डिस्टेंस को x2 कह दें, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस क्या है r के बराबर। तो अगर आपको x1 लिखना है तो आप लिखेंगे r डिवाइडेड बाई 1 प्लस x1 मतलब M1 से, तो लिखेंगे M2 डिवाइडेड बाई, और अगर इधर से लिखना है x2 तो आप क्या लिखोगे r डिवाइडेड बाई 1 प्लस, जिधर से डिस्टेंस है उसको नीचे रखना है, M1 डिवाइडेड बाई, तो समझ गए ना। तो ये चीज हम क्वेश्चन में आपको करवा देंगे, तो आप जब भी क्वेश्चन रिवाइज करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा क्या बताया गया था। तो यही हमें करना है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे, आप सोचोगे हम x निकाल के r माइनस एक्स कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आएगा, बट कैलकुलेशन आपको ज्यादा करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में हम लोग इस चीज को देख लेंगे, ठीक है, समझ गए ना। जिधर से डिस्टेंस निकालना उसको नीचे रख दो, दूसरे वाले मास को ऊपर रख दो, बाकी और कोई चेंज नहीं है, ठीक है। बाकी r 1 प्लस रूट x1 M1 से डिस्टेंस तो M1 नीचे, M2 से डिस्टेंस तो M2 को नीचे रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो पहले बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर हम लोग वहां पर क्या करते हैं कि एक चार्ज जो इनफाइनाइट पर है उसको उस पॉइंट तक लाते हैं, तो जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल, मतलब जो इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा, दैट वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है, W डिवाइडेड बाई Q नॉट, उसी को तो पोटेंशियल कहा गया था। बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन यहां पर भी वही रहेगा कि अगर यहां पर ये मास है कोई भी, इस मास के कारण r डिस्टेंस पर आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो आप क्या करेंगे, एक मास इनफाइनाइट से लाएंगे, यूनिट मास कहां से, इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक, तो जो वर्क डन करना पड़ेगा किसको, एक्सटर्नल एजेंट को, इसको यहां से यहां तक स्लोली लाने में, स्लोली टर्म भी था, और एक्सटर्नल एजेंट, तो एक्सटर्नल एजेंट को यहां से यहां तक इसको स्लोली लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क पर यूनिट मास इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो बिल्कुल डेफिनेशन सेम है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। तो आप अपने दिमाग से एक बार सोच कर बताओ कि यहां से यहां तक जो हम वर्क करेंगे ये W, ठीक है, इसी W को आपसे कहा गया कि ये जो W यहां पर होगा, यहां से यहां तक जो ये वर्क होगा, दैट W डिवाइडेड बाई मास, इसी को हम क्या कह देंगे, पोटेंशियल। ये वर्क कौन करे, एक्सटर्नल एजेंट करेगा। तो अब आप यहां पर बताओ कि इस V की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, सोच के बताओ जल्दी। W मतलब क्या आएगा, अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट यहां से यहां तक इसको लेकर आएगा, ठीक है, तो उसे इसे स्लोली लाना है, मतलब यहां पर एक्सेलरेट नहीं करना, तो वो पर्सन जब इसे यहां से यहां तक लेकर आएगा तो उस एक्सटर्नल एजेंट के कारण जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, पॉजिटिव। स्लोली लाना है, पॉजिटिव कैसे हो जाएगा, नेगेटिव होगा। आप यहां देखो कि जब ये इसको इधर लेकर चलेंगे तो यहां तो अट्रैक्शन फोर्स पहले से ही लग रहा है कि नहीं, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो आपको कुछ करने की तो जरूरत थी नहीं, अगर खाली इसको लाना होता तो ये तो अपने आप ही आ जाता, आपको कोई जरूरत नहीं थी, तो ये अपने आप आता है इसके अट्रैक्शन फोर्स के कारण, क्योंकि यहाँ रिपल्सन तो है नहीं।
अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो वो अपने आप आ जाता है। लेकिन आपको लाना है स्लोली, मतलब विदाउट एक्सलेशन। तो आप क्या करेंगे, जितना ये अट्रैक्शन फोर्स है उतना ही फोर्स आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर, मतलब ये एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगाएगा इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। अगर ऐसा है, अब ये इसको यहां से यहां तक आने दिया जाएगा, तो जब यहां से यहां तक आने दिया जाएगा तो एक्सटर्नल एजेंट का जो फोर्स है वो इस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है ना, तो अगर अपोजिट है तो वर्क डन कैसा, माइनस में होगा, तो ये माइनस में वर्क करेगा। और अगर ये माइनस में वर्क करेगा तो इसका मतलब ये W हमेशा माइनस आएगा, आएगा कि नहीं? और अगर ये हमेशा नेगेटिव आएगा, मास तो नेगेटिव होता नहीं, तो इसका मतलब पोटेंशियल जो है ये ऑलवेज क्या रहेगा, नेगेटिव। ठीक है, मतलब यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात? लिख भी दिया गया ऑलवेज नेगेटिव। देखो, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन in bringing slowly a body, work done in bringing। तो हम वर्क डन कितना करेंगे, तो जब खाली ऐसे वर्क डन लिखा जाता है तो इसका मतलब एक्सटर्नल एजेंट का वर्क। इन ब्रिंगिंग स्लोली अ बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, V इज इक्वल टू W upon M जूल पर किलोग्राम। यहां से आप इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल पहले से पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी स्केलर। V इज इक्वल टू, अगर हम यहां देखें तो वर्क की डायमेंशन क्या होती, ml स्क्वायर t माइनस टू, और डिवाइडेड बाई करेंगे m, तो क्या हो जाएगा l स्क्वायर t माइनस टू। तो l स्क्वायर t माइनस टू, ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डायमेंशन यहाँ पर, और हमेशा ये नेगेटिव रहेगा। अभी आपको समझा दिया गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसी का डेरिवेशन। तो वहां से ये क्लियरली सॉल्व होकर भी आ जाएगा। यहाँ डेरिवेशन देखो, जैसे जैसे वहां डेरिवेशन बताया था इलेक्ट्रिक में, वैसे यहाँ पर है, बस थोड़ा सा हमने अंतर क्या कर दिया, जैसे इसमें सीधे R से dr करके सॉल्व कर दिया, उसमें हमने क्या किया था, R अलग रखा था, बीच में कहीं दिखाकर x डिस्टेंस माना था, और फिर R टू इंफिनिटी हमने सॉल्व किया था। तो कोई जरूरत नहीं वैसा करने की, डायरेक्ट R से सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो हमने इस मास की, हमें इस मास का पोटेंशियल निकालना है, इस मास के कारण A पॉइंट का पोटेंशियल। तो हमने क्या किया, A पॉइंट पर एक रखा मास। अब हमने देखा इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, जो ये फोर्स है ये कैसा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इधर अट्रैक्शन फोर्स, और हमें इसको लेकर जाना है कहां तक। अगर हम इधर से इधर का सॉल्व कर लेंगे तो उसका उल्टा उधर से इधर हो जाएगा, अगर इधर से इधर पॉजिटिव आएगा तो उधर से इधर नेगेटिव आ जाएगा। तो यहां पर आप देखो, जब हम इधर फोर्स लगाएंगे तो जितना ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा किसे, एक्सटर्नल एजेंट को। ठीक है, तो एक्सटर्नल एजेंट को उतना ही सेम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये जो दोनों फोर्स हैं ये बराबर रहेंगे, इसका मतलब ये स्लोली जाएगा यहां से इंफिनिटी तक। तो अगर F फोर्स ये जो लगाया गया है बाय द एक्सटर्नल एजेंट, और जो dr है उसको देखें तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इधर से इधर जाने पर इस F का जो वर्क होगा क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। मतलब ये रटने की चीज नहीं है, आप उसको कॉन्सेप्ट से समझो कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव। तो अगर आप इधर से इधर जा रहे हैं तो आप ऐसे सोचो, जैसे आपसे किसी ने पूछा, तो जब जब दिमाग में उसका कॉन्सेप्ट सेट हो जाता है तो याद भी हो जाता है कि अगर इधर से इधर जा रहा है एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क करेगा, पॉजिटिव करेगा या नेगेटिव करेगा, तो तुरंत समझ में आ जाएगा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये तो अट्रैक्ट कर रहा है ना, आप उसके अगेंस्ट लेकर उसको जा रहे हैं। तो कोई चीज इधर आना चाह रही है और आप उसको उल्टा लेकर जा रहे हैं, तो उधर ही फोर्स लगाओगे तभी उधर डिस्प्लेसमेंट हो पाएगा। यानी कि ये F और R dr दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब इसका वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो वर्क निकालने के लिए हमें ज्यादा कोई अलग कैलकुलेशन नहीं करना है, सिमिलर वैसे ही कैलकुलेशन है। आप यहाँ पर देखो कि वर्क डन जो W होगा वो dW का इंटीग्रेशन, और dW क्या हो जाएगा, F इंटू dr। ठीक है, F इंटू dr, छोटा सा वर्क इंटीग्रेट कर देंगे, कंप्लीट वर्क। कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, R से इंफिनिटी तक। तो उसके लिए यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, R टू इंफिनिटी, और इस F की वैल्यू रखेंगे Gmm डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। जब यहां रखोगे तो यही तो फोर्स लगा, M1 M2 अपान R स्क्वायर और इंटू dr। इस R स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, R टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा, और R टू द पावर माइनस 2 है तो उसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो n+1 अपान n+1। यानी कि आप यहाँ पर डेरिवेशन देख लो, कोई अलग नहीं है, बस बता दिया गया, बाकी ऐसा कोई पॉइंट उसमें एक्स्ट्रा नहीं है। R टू इंफिनिटी, R टू द पावर माइनस 2 +1 -1 अपान -2 +1 -1।
तो ये माइनस आर टू द पावर माइनस 1 का मतलब 1/r, तो डायरेक्ट लिख दिया गया -1 नीचे वाला जो आएगा वो बाहर और इसे 1/r, r टू इंफिनिटी, 1/∞ रखेंगे पहले और फिर करके 1/r, ये क्या हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा देखो माइनस और ये माइनस प्लस Gmm/r, ठीक है। तो अब आप देखो कि अगर वो इस पॉइंट पर है और हम उसको कहां ले गए इंफिनिटी पर, तो वर्क डन कैसा हुआ पॉजिटिव, देखो यहां पर प्लस लिखा ना Gmm/r, ठीक है Gmm/r। तो अगर यहीं पर आप देखो कि जब हम इंफिनिटी से ए पॉइंट पर लेकर जा रहे हैं, तो अगर इधर से इधर ले गए तो हमें करना पड़ा पॉजिटिव वर्क, तो उधर से आएंगे तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कैसा वर्क होगा नेगेटिव, उतना ही होगा बट नेगेटिव वर्क होगा, और ये है कहां से इंफिनिटी से ए तक। तो अगर हमें यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है तो आप बताओ जो डेफिनेशन है उसमें से आप ये वाला वर्क रखोगे या इधर ये वाला वर्क रखोगे, नीचे वाला मतलब जैसे यहाँ पर इधर से इधर जाने में W हुआ और यहाँ पर इधर से इधर आने में जो वर्क डन हुआ W, और वो कैसा होगा नेगेटिव, ठीक है माइनस में है ना। तो आपको ये इस डेफिनेशन में ये वाला वर्क रखना है या ऊपर वाला, इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क अपान पर यूनिट मास होता है उसको पोटेंशियल कहेंगे ना, तो ये वाला जो वर्क होगा यानी कि ये W आपको यहाँ पर रखना है। तो ये W क्या है माइनस में Gmm/r, ये m और m कैंसिल हो गया, फॉर्मूला क्या आ गया -Gm/r। आप यहाँ पर ये जो निकाले हैं, ये जो वर्क डन निकाला है, ये किसकी वजह से है, बाई एक्सटर्नल एजेंट या ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट का है ना, हम लोग एक्सटर्नल एजेंट की बात कर रहे थे। तो ये अगर लिखना चाहो तो ऐसे दोनों ही बाई एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट अगर किसी भी बॉडी को ए से इंफिनिटी तक ले जाएगा तो उसे करना पड़ेगा पॉजिटिव वर्क, और अगर इनफाइनाइट से ए तक लाएगा तो करना पड़ेगा नेगेटिव वर्क, ठीक है। थोड़ा बोला करो, मतलब जब हम पूछे कैसा वर्क करेगा तो तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए पॉजिटिव करेगा नेगेटिव, बोलते कुछ हो नहीं, दिमाग चलाते नहीं तो दिमाग सुस्त हो जाता, ऊपर से खा के आए होगे बाहर से कुछ, तो सोने लगते बैठ के यहाँ पे, ऊपर से हमसे भी डिमांड कर रहे हो सर समोसा खिला दो, V जो होगा नहीं W/m, Gmm/rm, तो m कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा -Gm/r। तो ये जो -Gm/r आया है, अगर फॉर्मूला देखो तो एकदम सिमिलर है, 1G की जगह 1/4πε0 Q/r, लेकिन वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के चार्ज थे, तो प्लस का पोटेंशियल प्लस में, माइनस का पोटेंशियल माइनस में, लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा प्लस माइनस मास तो होता नहीं, तो मास का पोटेंशियल कैसा होगा हमेशा नेगेटिव ही होगा, ये अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक साइन जरूर रहेगा माइनस का हमेशा, लेकिन फॉर्मूला वैसे ही है, 1/4πε0 की जगह G आ गया, चार्ज की जगह पर मास आ गया यहाँ पर, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू, अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लेना है, एक पॉइंट आपको बताने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए है, और वो कंफ्यूजन में मतलब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है बट वो गलत कर सकते हैं आप। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैसे पढ़ते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में होता है वैसे यहाँ पर, कि अगर हम एक जैसे मास यहाँ रख दिया और दूसरे मास को हमने इनफाइनाइट पर रख दिया, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे की फील्ड से अलग हो गए, ना तो इसका इफेक्ट वहां पड़ेगा ना उसका इफेक्ट यहाँ पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम उस सिस्टम को असेंबल करेंगे, तो उसको करने में हम जो वर्क करेंगे, मतलब जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो वही वर्क हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। अब आप सोचो कि अगर हम दोनों को डिस्टेंस तक लाने में कैसा करना पड़ेगा, नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा, और नेगेटिव वर्क तो इसका मतलब वही नेगेटिव वर्क उसमें स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा नेगेटिव होगी, ठीक है, वो कभी पॉजिटिव नहीं होगी, यही पॉइंट हमें यहाँ पर ध्यान देना है। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो नेगेटिव होगा, इतनी बात कंफर्म है। तो इसका दूसरा मतलब भी है कि अगर आप कोई भी यहाँ पर तो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन फोर्स होगा, रिपल्सन तो होगा नहीं, तो अगर वो अट्रैक्शन फोर्स है
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप लाए तो उसकी एनर्जी क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब अगर आप किसी भी बॉडी को किसी के ग्रेविटेशनल या अर्थ से दूर लेकर जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा या अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट आपको काम करना पड़ेगा, यानी कि वर्क डन आप करते हैं ऑन द सिस्टम। तो उसे कई अलग अलग तरह से आपसे कहा जा सकता है, तो हम लोग अभी इसको लिख लेंगे। अब गलती कहां पर हो सकती है ये समझो। जब आपको लिखवाया गया था, जब वर्क एनर्जी पावर हम लोग पढ़ रहे थे, तो एक्चुअल में चाहे आप कोई भी बुक उठाकर देख लो, वर्क एनर्जी पावर में जब हम लोग एनर्जी कहीं पर पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग सिंबल यूज करते हैं यू। यू ही तो यूज करते हैं, किसी बुक में भी देख लो यू ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी यू, और यू को हमने प्लस में भी लिखा था, माइनस में भी लिखा था और जीरो भी था। तो वहां पर जब लिखा गया था तो वहां लिखा गया था पोटेंशियल एनर्जी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। लेकिन आप याद करो कि आपको हमने वो चीज पहले ही बता दी थी कि ये जो mgh लिखते हैं, ये mgh एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, बल्कि ये डेल्टा यू होता है। आपको हमने ये फॉर्मूला लिखकर वहां दिखाया था, डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है mgh 1 प्लस h अपान RE। और यहाँ पर क्या बताया गया था कि चूंकि हम लोग मैकेनिक्स में है तो वहां पर बहुत ज्यादा हाइट पर होते नहीं, 10 मीटर 20 मीटर 100 मीटर ऐसे हाइट्स रहती हैं। तो अगर हम बहुत ज्यादा हाइट पर नहीं है तो जी में कोई चेंज होता नहीं है। तो वहां पर हम लोग एच की वैल्यू अगर बहुत कम है तो फिर हम इसको इग्नोर कर देते हैं और तब क्या बचता है, mgh। तो एक्चुअल में वो यू नहीं होता है, क्या होता है, जो हम लोग पीछे यूज करते आए हैं वो यू नहीं था, उसको लिख दिया गया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू बराबर mgh, लेकिन वो डेल्टा यू होता है, मतलब वो चेंज होता है। एक्चुअल में वो चेंज होता है और हमने आपको करके भी दिखाया था। बट वहां पर हम लोग सिर्फ चेंज पढ़ते हैं और चेंज का यूज करते हैं। कहीं भी एच हाइट ऊपर गए, एच हाइट नीचे गए, लिखवाया भी था, अलग से भी लिखवाया था। एच हाइट ऊपर गए कितना होगा, इनकी इंक्रीज, मतलब जो चेंज आपको बताया गया था, या गेन इन पोटेंशियल एनर्जी वो mgh, और ऊपर से नीचे आते हैं तो लॉस, मतलब वो कुल मिला के वो सब कहीं हम चेंज पढ़ रहे थे। तो हमारे दिमाग में गलत कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है कि U मतलब पोटेंशियल एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, लिखा भी है वहां पर, लेकिन वो एक्चुअल में डेल्टा U है। तो चाहे तो आप उसको वहां पर अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, लेकिन यहाँ पर हम अब जो चूंकि हम प्रॉपर पढ़ रहे हैं, अब वहां पर हम ये सारी चीजें समझाते हैं कि U जो है ये क्या है, तो वहां समझ में नहीं आता क्योंकि ये ग्रेविटेशन की बात है। यहाँ पर समझ में आया कि फार्मूला ही माइनस में है, क्योंकि आप जब यहां से इंफिनिटी से यहां तक लेकर आओगे और ये सिस्टम असेंबल करोगे तो जो एक्सटर्नल एजेंट है वो तो नेगेटिव में वर्क करता है ना, और वही स्टोर होगा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो आप लिखेंगे ऑलवेज नेगेटिव। देखो जीरो तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जीरो कोई चीज है तो वो भी चेंज में आएगा, ठीक है, मतलब डेल्टा यू चेंज में जीरो आएगा। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो उसको आप लिखेंगे ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, वहां जीरो भी नहीं, ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव में होगी, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई ना, ठीक है, नेगेटिव में रहेगा और डेल्टा यू जो है चेंज, वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर देखते हैं, gravitational potential energy of a body at a point in a gravitational field is the work done by an external agent in moving the body from infinity to that point, ठीक है। तो ये हम पीछे डिस्कस ही कर चुके हैं, डेरिवेशन कर चुके हैं, तो वही डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया गया, u इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपान आर। अब आप सोचो कि अगर आपको फॉर्मूले की बात की जाए तो फॉर्मूला तो आपको याद हो जाएगा आराम से, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रोस्टेट में जाओ तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R। तो 1/4πε0 की जगह आ गया G, Q1 Q2 की जगह M और M आ गया, और नीचे आ गया R, ठीक है। माइनस साइन यहां पर आ जाएगा, एक और डेफिनेशन या सिचुएशन कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पर है तो ये m ही हो जाएगा, एक मास, और ये हो जाएगा स्मॉल m, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या लेंगे, r ही, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले लेंगे। तो चूंकि ये तो बहुत पॉइंट मास जैसा दिखाया गया तो इसका सेंटर मतलब कुछ ऑब्जर्व ही नहीं किया गया, तो जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अर्थ की रेडियस, तो माइनस जी एम ई एम अपान आर ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचो कि यही मास उठाकर हम ऊपर रख दें तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी ना, इधर रख दो, इधर रख दो, इधर रख दो, कहीं भी रख दो, अगर सेंटर से हम डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो जी एम अपान आर हो जाएगा। तो जैसे यहां पर देखो, अगर मान लिया यहां तक रेडियस है आर ही,
और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है h, तो यहां से टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, re प्लस h। फॉर्मूला देखो माइनस जी एम ई एम, वही रहेगा, ऊपर देखो वही है माइनस जी एम ई एम, नीचे क्या था re, अगर h हाइट ऊपर चले गए तो क्या हो गया, re प्लस h हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अगर बॉडी कहां पर है, h हाइट पर है। लेकिन अगर हम यहां पर ये निकालें कि सरफेस से हाइट तक जाने में क्या इंक्रीमेंट हुआ, तो इंक्रीमेंट ही होगा, डिक्रीमेंट नहीं होगा। क्यों इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि अगर इस मास को आप सरफेस से ऊपर लेकर जा रहे हैं तो आप वर्क कर रहे हैं किसके अगेंस्ट, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, जी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं ना, क्योंकि अर्थ इसको अपनी तरफ खींचेगी और आप इसको दूर लेकर जा रहे हैं, अर्थ अट्रैक्ट करेगी, आप इसको दूर लेकर जा रहे हैं। तो अगर अर्थ अट्रैक्ट कर रही है और आप इसको दूर लेकर जा रहे हैं तो एक तरह से आप अर्थ के अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसका मतलब आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, और कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट अगर आप काम करेंगे तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो वही हम लोग यहाँ निकालने जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी रिलेटिव टू द सरफेस ऑफ अर्थ, या फिर देखो क्या लिखा गया है, द इंक्रीज, क्या लिखा गया, द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अ बॉडी इज मूव्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू अ हाइट h। तो हम लोग यहां पर जो डेल्टा यू है उसे निकालेंगे, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, ठीक है, इंक्रीमेंट है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल का मतलब हो जाएगा यू एच। देखो इसको हमने यू एच लिखा है और इसको हमने यू एस लिखा है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, यू एच माइनस यू एस, यू एच की वैल्यू माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच, और माइनस माइनस प्लस, सरफेस पर माइनस मतलब माइनस में तो है ही, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो सरफेस पर हम यही लिखेंगे जी एम ई एम और डिवाइडेड बाई आर। अब इसमें से जो कॉमन है उसको बाहर निकालते हैं, फिर सॉल्व करते हैं इसे, डेल्टा यू जी एम ई एम कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 माइनस, अब देखो एक काम करते हैं, जो माइनस वाला टर्म है उसको उधर लिख देते हैं, प्लस वाला इधर लिख देते हैं, तो 1 अपान आर ई, ठीक है, माइनस 1 अपान आर ई प्लस एच। ध्यान दे रखना, कुछ लोग कंफ्यूज आते हैं कि यहाँ ये क्या हो गया, तो माइनस वाला हमने उधर लिख दिया, प्लस वाला इधर रख दिया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, जी एम ई एम जैसे हमने लिखा है ऐसे लिखना, थोड़ा सा नीचे जगह बच जाएगी तो एक दो लाइनें हैं, एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा हैं तो हम लिखवा देंगे। देखो यहाँ पर क्या किया, जी एम ई एम कॉमन लिया, ठीक है, तो इसे बाहर निकाला गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 अपान आर ई, प्लस वाला हमने पहले लिख दिया, माइनस वाला बाद में, फिर यहाँ पर इसमें एलसीएम लेंगे, आर ई इंटू आर ई प्लस एच, तो आर ई प्लस एच एंड माइनस आर ई, ये कैंसिल हुआ, क्या जाएगा, जी एम ई एम एच अपान आर ई प्लस एच। अब देखो यहाँ आगे हमने क्या किया, हम इसमें से एक आर ई बाहर निकालेंगे, तो ये बन जाएगा आर ई स्क्वायर, मतलब आप जब इसे देखेंगे तो आपने देखा आर ई स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब एक आर ई बाहर आया। अब जैसे यहाँ तो आर ई है नहीं, तो जब यहाँ नहीं है तो हम इसको अज्यूम कर लें, इससे पहले भी ऐसे कैलकुलेशन कर चुके हैं कि यहाँ ऊपर आर ई लिखा हुआ है, नीचे आर ई लिखा हुआ है, तो ऊपर वाला आर ई और ये वाला आर ई कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, एच अपान आर ई, एक आर ई उठाओ इसमें से, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फिर से वही का जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर, और ये क्या होता है, जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसकी जगह हम जी लिखेंगे,
तो जी लिखेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा डेल्टा U इज इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाई 1 प्लस h अपान r। ठीक है, mg यहां पर इसकी जगह जी रख देंगे तो mgh हो जाएगा 1 प्लस h अपान r। ये एक्चुअल में डेल्टा E का फॉर्मूला है। और यहां पर इफ h इज वेरी वेरी लेस देन re, अगर h की वैल्यू बहुत कम है re से, देन यहां पर क्या हो जाएगा, देन डेल्टा U इज इक्वल टू mgh। आप इसे तब यूज कर सकते हैं ये कंडीशन दी जाए h बहुत ही कम हो re से। तो यहां पर देखो h अपान re, तो अगर h बहुत कम है तो ये h हट जाएगा, क्योंकि h अपान re की वैल्यू अगर आप देखें तो h बहुत कम है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि h अपान re की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो जाएगी, मतलब 0.000 करके कुछ आ जाएगा, तो उसको इग्नोर कर दें। तो 1 प्लस इग्नोर हो गया, तो 1 बचा, तो mgh अपान 1 मतलब mgh। तो डेल्टा U mgh होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हम U लिखते हैं ना mgh, वो एक्चुअल में U नहीं होता है, वो क्या होता है, वो डेल्टा U होता है mgh। ठीक है।